अप्रैल 5, 1943 3 ब्राजीलियन मछेरों को साहिल से तकरीबन 9 मील दूर बहुत अजीब मंजर दिखाई देता है। वो जाकर देखते हैं तो ये एक कमजोर, बीमार और भूख से बदहाल एक बूढ़ा आदमी था जो एक लकड़ी के छोटी सी बोट के साथ टी शर्ट हाथ में पकड़े उनकी तरफ देखकर इशारे कर रहा है। इतनी बुरी हालत में और शिद्दत की भूख में होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारा था। कुछ दिन बाद एक ट्रांसलेटर से इसकी पूरी कहानी सुनी गई तो इसका नाम पता लगा जो था पून लिम, और ये समंदर में 133 दिन तक भटक रहा था। चलिए देखते हैं कैसे ये इंसान 133 दिन तक समंदर में भूखा प्यासा जिंदा रहा और कैसे ये समंदर में पहुंचा। पून लिम 8 मार्च 1918 में हाइनन आइलैंड पर पैदा हुआ जो चाइना के साउथ सेंट्रल कोस्ट में है। वर्ल्ड वॉर का वक्त था, पूरी दुनिया तबाही का शिकार थी। यही नहीं, फ्लू पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में भी लिया हुआ था, लेकिन लिम और उसकी फैमिली अभी भी सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे और पून रोजाना बेबो के आइलैंड के पास जाके फिशिंग भी करता था। बदकिस्मती से 1920 में जापान ने चाइना पर कब्जा करने की कोशिश की तो इस फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए। लिम के बाप को डर था कि उसके बेटों को आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाएगा ताकि दुश्मन मुल्क की फौज से लड़ाई की जाए, और पक्का यकीन था कि अगर ऐसा हुआ तो जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन होगा। ये सब सोचते हुए उसने अपनी फैमिली को मलेशिया में मूव कर लिया और फिर से ये लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे और फिशिंग पर अपना घर चलाने लगे। लेकिन जैसे जैसे लिम बड़ा हुआ वो अपनी लाइफस्टाइल से इतना खुश नहीं था। उसके लिए ये सब करना बहुत बोरिंग था और जब उसने होश संभाली तो उसने इरादा किया कि अब जापानीज इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपने हिस्से की लड़ाई करेगा। ये फैसला लेते साथ ही वो अपनी सुकून से भरी जिंदगी और फैमिली दोनों को छोड़कर ब्रिटेन के एक मर्चेंट नेवी शिप पर कैबिन बॉय के तौर पे काम करने लगा। समंदर में जिंदगी गुजारना जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल हो, लेकिन बदकिस्मती से जो वो सोच रहा था सब उसका उलट होना शुरू हो गया। इसके साथ जो एशियन लोग थे उनको और इसको सबसे बेरहम नौकरी दी गई, जिससे कुछ खास पैसे भी नहीं मिलते थे और बार बार इनको ऑफिसर्स और सेलर्स मिलकर तंग करते थे और इनकी खूब बेइज्जती भी की जाती थी। 1937 में लिम का सब्र खत्म हो गया और अब ये इससे बेहतर मौके की तलाश करने लगा। कुछ सालों के लिए उसने हांगकांग में एक मैकेनिक के तौर पर काम किया। जब वहां भी जापान ने कब्जा करने की कोशिश की तो इसको वहां से भी भागना पड़ा और 1941 में ये वापस समंदर में आ गया। अगले कुछ सालों में वो बहुत सारी जापानीज हमलों से बच चुका था, लेकिन फिर उसको एक 420 फुट लंबी और 5400 टन के असले से भरी एक शिप बेनलोमोंट पर 1942 में काम मिला। ये शिप एक ट्रांसपोर्ट शिप थी जो रोजाना फौज की सप्लाईज ट्रांसफर करती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में। 23 नवंबर 1942 में इस शिप को साउथ अफ्रीका के केप टाउन से सूरीनामे जाना था 2 हफ्ते के सफर पर और फिर वहां से 1500 मील दूर न्यूयॉर्क जाना था। शिप असले से भरी होने के बावजूद इस शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। छोटी छोटी गन्स के अलावा इस पर और कुछ भी नहीं था ताकि मुश्किल वक्त पे लड़ाई की जा सके, और जितने लोग भी इस पर थे उन सबको आइडिया था कि अगर हमला हो गया तो ये शिप उनको बचा नहीं सकेगी, खासकर जब सामने कोई वॉरशिप या सबमरीन हुई तो। सबसे बुरी बात ये थी कि बेनलोमोंट बहुत ही स्लो थी और उससे भी बुरा ये था कि इसमें जो बैलेस्ट टैंक्स थे जो शिप को बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं उनमें समुद्री पानी भर रखा था। और इस सबसे बुरी बात ये थी कि शिप को जिस रूट से गुजरना था ये सबसे मशहूर रूट था जिससे सप्लाई ट्रांसफर होती थी और यहाँ पर जर्मन सबमरीन्स रेगुलरली गर्दिश में रहती थी ताकि शिकार हाथ आ सके उनके। कुछ दिन बाद बेनलोमोंट को दोपहर के 2 बजे एक जर्मन सबमरीन ने स्पॉट कर लिया और उसके कैप्टन ने फौरन शिप पर एक मैसेज भेजा जिसका शिप के कैप्टन ने वापस जवाब भेजा और अब दोनों के दरमियान क्रू मेंबर्स लड़ाई की तैयारी करने लगे। कुछ ही देर में सबमरीन से 2 टॉर्पीडोज लॉन्च होते हैं और स्लो बेनलोमोंट की तरफ जाने लगते हैं, यानी जर्मन सबमरीन ने इस शिप पर हमला कर दिया था और कुछ सेकंड्स का ही वक्त था इस शिप के पास। अब दोनों टॉर्पीडोज शिप के हल से टकराते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और 54 क्रू मेंबर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस तबाही के लम्हात में लिम के हाथ एक लाइफ जैकेट लग गई जो उसने फौरन पहनी और समंदर में छलांग लगा दी और डूबती शिप से दूर जाने लगा। बदकिस्मती से वो जिंदा बच जाने के बाद अब अटलांटिक ओशन में अकेला ही रह गया था। इंतहाई खौफ की हालत में वो समंदर के पानी में जितना हो सकता था तैरता रहा, लेकिन आखिरकार थक के रुक गया। उसी वक्त उसकी नजर एक 8 बाय 8 फुट के एक छोटे से लकड़ी के राफ्ट पर पड़ी जो बिल्कुल सही सलामत था और उस पर था भी कोई नहीं। रात का वक्त हो गया और
उसको दूर दूर तक कुछ न दिखाई दिया। इस वक्त उसके सबसे पास जो खुश्क जमीन थी वो साउथ की तरफ 250 मील दूर थी और पानी की वजह से ये राफ्ट मुसलसल नॉर्थ की तरफ जा रहा था जिधर ब्राजील था, लेकिन वो 500 मील दूर था। लिम अपने राफ्ट पर बैठा वक्त गुजारने लगा और बार बार दूर दूर तक नजर दौड़ाता रहा, लेकिन कोई जमीन या इंसान उसको ना दिखा। अब उसको इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर उसको जिंदा रहना है तो जो कुछ वो कर सकता है उसको करना होगा। किस्मत से राफ्ट पर एक छोटी सी सर्वाइवल किट थी जिसमें एक फ्लेयर गन थी, 2 इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट्स, एक टूटी हुई फ्लैशलाइट, कुछ चॉकलेट बार्स और एक शुगर क्यूब का बैग और साथ में एक 11 लीटर का गैलन जिसमें साफ पानी था पीने के लिए। शुरू में लिम ने सोचा था कि इस शिप के गायब हो जाने पर मर्चेंट नेवी हरकत में आएगी और एक फुल स्केल ऑपरेशन भी किया जाएगा बगैर किसी किस्म का इंतजार किए, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि एक शिप की खातिर भला कौन इतने रिसोर्सेज लगा के आएगा, वो भी जब इतना खतरा हो, खासकर उस वक्त जब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज भी कम पड़ रहे थे हर किसी को। और इस छोटी सी शिप का गुम हो जाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अपने हालात से निपटने के लिए उसके पास जो कुछ था उसको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने बारिश का पानी भी जमा करना शुरू कर दिया जब भी उसको मौका मिला। लिम एक चीज का बहुत शुक्रगुजार था कि उसको बचपन से ही मछेरे की ट्रेनिंग मिली थी और इसी एक महारत की वजह से उसको ये मौका नजर आया कि समंदर की मछली को खाने के तौर पर इस्तेमाल करे जब तक उसको बचाने कोई नहीं आ जाता। जल्दी से जो कुछ उसके पास मौजूद था उसने एक मछली पकड़ने का हथियार बनाया, एक कॉपर की तार से जिसमें हुक लगाई, चारे के लिए बिस्किट के क्रम्स को इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में लिम को पहली मछली मिल गई। इस पकड़ी हुई मछली को टीन पैक के नुकीले ढक्कन से फौरन उसने काटा, स्किन को उतारा, आंतों और मछली के सर को भी इस्तेमाल करके मछली पकड़ने लगा। अब क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि वो इस मुसीबत में कितनी देर तक फंसा रहेगा, उसने सूरज की रोशनी में कुछ मछलियां सुखा के बाद में खाने के लिए रख दी। हालांकि ये खाना भी उसके लिए काफी नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह से वो अपने खाने पीने का इंतजाम ऐसे ही करता रहा जब तक कि उसको रेस्क्यू ना कर लिया जाए। आने वाले दिनों में लिम को बेरहम तूफान का सामना करना पड़ा जिसके साथ चलने वाली सख्त तेज हवाओं से कई बार उसका खाना और साजो सामान पानी में जा गिरता है, क्योंकि इतनी तेज लहरों में राफ्ट बहुत ही तेजी से पानी में इधर उधर मूव करने लगता था। एक वक्त तक तो वो भूख और प्यास की वजह से इतना बेजार हो जाता था कि अपनी आंखें तक खोलना मुश्किल हो जाता था उसके लिए। और अभी तो चीजें और बिगड़ने वाली थी। गुजरते दिनों के साथ साथ मछली मिलना भी कम होता गया, यहाँ तक कि कई दिन तक कोई एक मछली उसके हाथ न लगती। अब वो अपने राफ्ट के इर्द गिर्द आने वाले सी बर्ड्स को ही पकड़कर खाने लगा, जिनको कच्चा खाने से वो बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उनको सूरज की रोशनी में खुश्क होने के लिए रख देता था ताकि बाद में खा सके। जो हिस्से वो ना खा सकता उनको चारा बना के मछली पकड़ने की कोशिश में लगा रहता। कई बार वो अपने राफ्ट से नीचे भी गिर जाता था क्योंकि लकड़ी बहुत स्लिपरी हो चुकी थी और इस राफ्ट को खो देने के डर से ही वैसे ही उसकी आधी जान निकल जाती थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो वापस राफ्ट पर चढ़ जाता था। इस सब में उसकी भूख और प्यास आखिरी हद तक जा पहुंची। सूरज की रोशनी में मुसलसल बैठे रहने की वजह से उसकी स्किन जल चुकी थी पूरी तरह से और बार बार उसको सी सिकनेस भी होती रहती थी। इससे भी बदतर ये था कि कई बार उसके सामने से शिप्स गुजरे लेकिन इसको नहीं बचाया गया। एक बार तो सिर्फ इतनी ही दूरी पर जितना किसी पत्थर को हाथ से फेंका जा सकता हो एक बड़ी फ्रेट शिप गुजर रही थी। यहाँ तक कि क्रू के लोग डेक पर आए भी, उसको देखा भी। इसने आवाज दी इंग्लिश में, लेकिन शिप अपने रास्ते पर चलती रही और देखने वालों ने ऐसे महसूस करवाया जैसे उनको ये मंजर नजर ही नहीं आया। उसकी अपनी शिप पर भी उसके साथ ऐसे ही बर्ताव होता था, जिसको देखकर वो सोचने लगा कि सिर्फ चाइनीज होने की वजह से उसको कोई नहीं बचा रहा। दूसरी तरफ से देखें तो पास से गुजरने वालों को ये जापानीज लगा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जर्मन यू बोट्स फेक सर्वाइवर्स को पानी में छोड़ के रेस्क्यू करने वाली शिप को टॉर्पीडो का निशाना बना सकती हूँ। जंग का दौर था और ये सबसे बुरा वक्त था कि कोई किसी पर यकीन करता। इसके नतीजे में बहुत सारी मर्चेंट शिप्स जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखती थी इसके पास से गुजरी, लेकिन इसको बचाने की कोई कोशिश ना की गई। उसके बाद एक यूएस नेवी प्लेन इसके बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। एक प्लेन तो इसके पास बॉय फेंक कर चला गया और ये ट्रैकिंग डिवाइस होती है समंदर में जो इस्तेमाल की जाती है। इससे लग रहा था कि शायद वो इसको बचाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक और तूफान आया और ये उस बॉय से बहुत दूर चला गया इससे पहले कि क्रू वापस आता और इसको देखते ये फिर से गुम हो चुका था समंदर में। फिर कुछ देर बाद उसको एक जर्मन यू बोट ने देख लिया और हो सकता है ये वही हो
जिसने बेन लोमोंट को डुबाया था। यू बोट का क्रू सी गल्स पर निशाना लगा रहे थे, वो रुक गए, इसकी तरफ देखा और वहां से चले गए और किसी तरह की भी मदद नहीं की गई इसकी। ये सब होता देख लिम को अब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रही और वो ये जान चुका था कि अब बस वो आहिस्ता आहिस्ता भूख या प्यास की तकलीफ में इधर ही मर जाएगा। ये उसकी जिंदगी की सबसे बुरे लम्हात थे। फिर किस्मत ने पलटा मारा और उसको एक छोटी सी उम्मीद नजर आई। इस वक्त वो साफ शफाफ पानी से गुजर रहा था, जो इतना साफ था कि उसको फिशरमैन के दिन याद आ गए, जिससे उसको पता लग गया कि पानी से लैंड दिख रही है, मतलब वो लैंड के पास आ रहा है। फिर 5 अप्रैल 1943 में 133 दिन बाद उसको अपनी तरफ आती हुई एक छोटी सी फिशिंग बोट नजर आई। कुछ घंटों में उसकी जिंदगी के बुरे लम्हात खत्म हो गए। उसको 3 ब्राजीलियन मछेरों ने रेस्क्यू कर लिया। तकरीबन 19 वीक्स तक लिम अटलांटिक ओशन में जिंदा रहा। उसको 20 किलो वजन भी कम हो चुका था, क्योंकि ना उसको प्रॉपर कुछ खाने को मिला ना पीने को। 1 महीना रेस्ट करने और खाने पीने के बाद उसमें कुछ जान आई। इस वक्त वो ब्राजील के हॉस्पिटल में था और डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो ठीक हालात में है। जब उसकी स्टोरी का दुनिया को पता लगा, ये आम सा इंसान एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया। इस स्टोरी से पैसा बनाने की खातिर ब्रिटिश काउंसिल ने लिम को 1943 में लंदन बुलवाया। वो कुछ देर के लिए रास्ते में मायामी और न्यूयॉर्क में भी रुका और बाद में ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से उसको मर्चेंट नेवी में सर्विस करने पर किंग जॉर्ज 6 की तरफ से मेडल भी दिया गया। यही नहीं, रॉयल नेवी ने लिम से समंदर में जिंदा रहने से मुतालिक बहुत कुछ सीखा ताकि वो अपने लोगों को ये सिखा सके। उसके बाद लिम इंटरनेशनल स्पीकिंग टूर पर पूरी दुनिया गया और अपनी स्टोरी सबको सुनाई। उसके बाद वो यूएस में सेटल हुआ। पहले तो उसको सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि चाइनीज इमिग्रेशन का उस वक्त कोटा पूरा हो चुका था। किस्मत अच्छी होने की वजह से सेनेटर वॉरेन मैग्न्यूसन ने कोटा में 1 नंबर का इजाफा करवा दिया। जब उसको कहा गया कि हिस्ट्री में आज तक कोई एक राफ्ट पर इतनी देर तक ओशन में जिंदा नहीं रह सका, तो लिम ने कहा कि वो दुआ करता है ये रिकॉर्ड कोई भी ब्रेक ना कर सके, मतलब ये हादसा किसी के साथ पेश ही ना आए। अपनी बाकी की जिंदगी उसने ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में गुजारी और फिर 1991 में 72 साल की एज में इस दुनिया से चला गया। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।